55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। मैंने इनकार किया और अपनी ये बात अपने घर में बताया कि ये जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति है ये मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने उनकी फैमिली से जाके बात किया, और होता है ना कि अपनी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उनके ईगो को ये बात बहुत हर्ट हो गई और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर उन्होंने 12 फरवरी को मेरे ऊपर सोते हुए एसिड डाल दिया। आप तब कितनी उम्र की थी? उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। आपकी मतलब आपके वैसे ड्रीम्स एम्बिशंस जो हैं, आपको क्या लगता है आप जब से छाव फाउंडेशन में आए हैं, मतलब आपका क्या फ़ायदा हुआ है? आपके ड्रीम्स एम्बिशंस जो हैं वो पूरे हो पा रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा-सा अपने अटैक से पहले का शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं 15 साल की थी, तो मैं एक बहुत छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और वहाँ पे जो लड़कियों के सपने होते हैं, वो मायने नहीं रखते हैं। जब लड़की 18 साल की होती है, तो उनकी शादी कर दी जाती है और वो क्या सोचती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या महसूस करती हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं और उनसे पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ तक कि अपनी बात रखने का मौका उनको नहीं दिया जाता है। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अपने मम्मी के थ्रू अपने पापा तक बात पहुँचानी होती थी। तो मेरा ये था कि मैं पढ़ लिख के कुछ करना चाहती थी। मैं सिर्फ़ शादी करना नहीं चाहती थी, किसी की घर गृहस्थी सँभालना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी जब जब तक मैंने देखा था, तो मेरे आस-पास की जितनी लड़की थी, जब वो 18 साल की हुई, उनकी शादी कर दी। तो मैं मम्मी-पापा से लड़ झगड़ के मैंने पढ़ाई की, मैं 10th क्लास की और मेरे गाँव में कोई स्कूल्स नहीं थे, तो 7 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल्स थे, जिसकी दूरी मैं तय करके जाती थी। पर उस टाइम पे ऐसा लगता था कि चलो कोई नहीं, अभी पढ़ तो रही हूँ, लेकिन करना शादी ही है और ज़्यादा पढ़ाया-लिखाया भी नहीं जाएगा और बढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद इतना कुछ ज़्यादा सोचती नहीं थी और ये भी नहीं पता था कि क्या करूँगी, क्या सपने हैं, क्या सोचती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, ये भी नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और उसके बाद 2015 में मैंने छाव फाउंडेशन को ज्वाइन किया। तब मेरी काउंसलिंग हुई, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई की गई और जब पढ़ाई की गई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई जो मुझे अच्छी लगने लगी। पहले मैं कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था, कभी देखा नहीं था, कभी अपनी लाइफ में, और किस तरीके से कैमरे में बात होती है, ये सामने वाले से बात कैसे की जाती है, मुझे नहीं पता था। जब मेरी काउंसलिंग हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं बात करने में थोड़ी ठीक हूँ, तो मैं बात कर सकती हूँ। अच्छा मैं कैमरा भी फेस कर सकती हूँ, तो फिर मतलब मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आया कि मैं सोशल मीडिया की थोड़ी दुनिया में रहने लगी और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगने लगा और फिर उसके बाद वहाँ से अर्निंग होने लगी तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि मतलब चलो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपके साथ कोई इनकम भी हो रही है। तो वहाँ से मतलब वो कुछ करने लगी। अभी मैं छाव फाउंडेशन में एज ए रीच आउट टीम में हूँ, एज ए मैनेजर के तौर पे, और मैं यहाँ सिरोज हैंगआउट कैफ़े नोएडा में जो बिलिंग काउंटर है वो भी संभालती हूँ। बाकी जो भी लड़कियाँ हमारी नई सर्वाइवर हमारे साथ जुड़ती है छाव फाउंडेशन टीम में और उसके बाद वो उसको सर्जरी की नीड होती है, तो मैं अपनी टीम के साथ उन सर्वाइवर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाती हूँ। तो आपका उसके अलावा कोई हॉबी, इंटरेस्ट है? मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे अपनी बात रखना पसंद है और बेसिकली ये कह सकते हैं कि मुझे लोगों को हँसाना बहुत पसंद है और यही मतलब बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात रखना, किसी को समझना या मतलब लोगों के पास सुनने का बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता, हम सुनते नहीं हैं किसी को, किसी के मन की बात नहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं ये कारण भी रहता है कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं बैठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं दिन भर में भी 1-2 लोगों से बात करती हूँ और उनके मन का बोझ जो हल्का होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा हुआ, तो बातें करना अच्छा लगता है और बाकी मतलब सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और दोस्तों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, यही मतलब है मेरा। तो आप यहाँ पे मतलब जितने लोग हैं उनका भी सपोर्ट सिस्टम भी बन पाते होगे, आपको मतलब बात करना अच्छा लगता है, आप समझा पाते हो? जी, कोई भी सर्वाइवर आती है तो मतलब उसको समझाना ईज़िली नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम उस दर से गुज़र के आए हैं और बहुत साल मतलब
इस सोसाइटी में रह के देखा है कि अटैक होने के बाद सोसाइटी कैसे दोहरी नज़रों से देखती है। तो उसके बाद मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस सर्वाइवर्स को बाहर निकाल के लाना, सोसाइटी के बीच फेस करवाना आसान होता है थोड़ा। और बाकी जो भी कस्टमर होते हैं उनको अपने बारे में बताना मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बिना कुछ जाने टिप्पणियाँ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं अपने बारे में किसी को बताऊंगी या अपने बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरे लिए भी मतलब प्राउड की बात है कि मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप जब मेरे बारे में जानोगे तो ओबियसली कहीं ना कहीं तो आप मेरा जिक्र करोगे कि हाँ, मैं इस लड़की से मिली थी और ऐसी ऐसी एक लड़की रहती है और ऐसी इस तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं वो मेरी इमेज आगे गई है। तो जैसे जब ये एसिड अटैक हुआ तब तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई होगी, अब वो कैसी है? अभी भी मानसिक स्थिति बेटर नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी एक पॉइंट पर टिकर करती है आपको दिन भर में। ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये फील कराते नहीं, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो और आपके साथ ये हादसा हो गया, आप इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो। तो ऐसे भी सोसाइटी के लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ ऐसी होती हैं कि हम उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा, ठीक है एक हादसा हो गया है, उससे हमारी ज़िंदगी नहीं बदली है। हम पहले जो करते थे हम आज भी वही करते हैं और आगे भी वही करेंगे। हम देख पाते हैं, हम खा पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम बोल पाते हैं, सोच पाते हैं, तो वही करते हैं। सिर्फ एक फेस की आइडेंटिटी जो होती है वो बदली है, तो हम भी वही हैं जो आप हो। तो बस इस तरीके से हम लोग चलते हैं और इस तरीके से। तो तभी आपको मतलब दूसरे जो लड़कों के प्रति, दूसरे जेंडर के प्रति आपको कोई घृणा आया, गुस्सा आया बिकॉज जो आपके साथ हुआ, या फिर वो चेंज हो गया? पहले पहले ऐसा लगता था, क्योंकि पहले कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और अब भी ऐसा नज़रिया बदला है, क्योंकि मतलब ये कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया, लेकिन मेरे फादर ने तो मुझे सपोर्ट किया ना। जो हमारे एनजीओ के लोग हैं, आलोक सर, आशीष सर, अजीत सर, उन्होंने हमें यहाँ ला के सपोर्ट किया। वो भी तो लड़के हैं। मेरा भाई है जो मतलब हर एक कदम पे साथ देता है, वो भी तो लड़का है। तो मतलब वो एक मेल ने मेरे साथ ये हादसा किया, तो बहुत सारे मेल ने मुझे सपोर्ट भी तो किया है। तो मैं किसी जेंडर से नफरत नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मतलब ठीक है, उनकी मानसिकता ऐसी थी कि उन्होंने अपना गुस्से में मेरी ज़िंदगी बिगाड़नी चाहिए। लेकिन अभी भी उन्होंने गुस्से में मेरे साथ हादसा तो कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बना दी है। और उस अंशु राजपूत को कोई नहीं जानता था, आज के अंशु राजपूत को लाखों लोग जानते हैं, लाखों लोग सपोर्ट करते हैं। और मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। शायद वो चीज़ मैं वहाँ नहीं कर पाती जो आज मैं कर रही हूँ, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक तमाचा ही है। और कहीं ना कहीं मतलब उनको घृणा भी आती होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और लोगों ने मुझे गिराया नहीं, लोगों ने मुझे उठाया है। और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सेलिब्रिटी लोग मुझसे, हम लोगों से मिलने आते हैं। शायद उस टाइम पे नहीं मिल पाते, शायद उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती और शायद किसी के घर गृहस्थी संभाल रही होती। लेकिन आज के टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश सीखती हूँ, मैं बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लेती हूँ, कंप्यूटर की, स्पोकन की, मतलब अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लेती हूँ। अभी शुरू करते जी हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, जी आप कहाँ से हो? जी मैम, मैं रावरेली ज़िला बछरावा से हूँ। तो हमारा ये जो एसिड अटैक हुआ था 2019 में हुआ था, 4 जून को रात में करीब 2 बजे। तो हमारे होश नहीं था जब हम अस्पताल पहुँचे। पहले बछरावा गए, वहाँ से हमारा रेफ़र हो गया रावरेली के लिए। डॉक्टर वहाँ भी जवाब दे दिए थे कि ये बचेंगे नहीं। तब हम यहाँ लखनऊ सिविल में जब गए तो वहाँ पर ये दुर्गा भैया थे, आशीष भैया थे, आलोक भैया थे, ये लोग हमारा इलाज कराए, पूरी देखभाल किया, तब हम ठीक हुए। नहीं तो वो वहाँ भी जवाब था कि ये बचेंगे नहीं। तो यहाँ दिल्ली से डॉक्टर को बुलवा हुआ, यहाँ से जब गए तो वो हमारा खून कंट्रोल कर पाए। आपकी कितनी उम्र थी तब? तब मैम हमारी 40 थी, 5 साल हो गए। 5 साल जी पहले जी किसने मैम, किया था, क्यों ये किया? हमारे भैया और भाभी, ज़मीन का थोड़ा विवाद था घर का। हम पहले लखनऊ में पेंटिंग का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे। वहाँ हमने पैसा कमाया तो हम पहले गांव में नहीं रहते थे, शुरू से हम लखनऊ में थे। पहले दवाई एजेंसी में थे, फिर पेंटिंग का काम पकड़ लिया।
उसके बाद वहाँ से हमने पैसा कमा करके जब घर आए तो हमने करीब 16 लाख रुपया खर्चा किया घर पे, पूरा मकान बनवाया। तो ये लोग ये सोच रहे थे पैसा लाए कहाँ से। जो मान शुरू से कमा रहा है, बाहर रह रहा है, तो कुछ पैसा अगर डालता रहेगा तभी कुछ में कुछ तो हो ही जाएगा। तो उसी रिस्क में इन्होंने डाल दिया कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे मियाँ बीवी, बच्चे चले जाएंगे तो मकान हमको मिल जाएगा। हमारी वाइफ के ऊपर भी पड़ा है वो। हाँ, वो तो गांव में रह रही, तो गांव में कुछ झंझट चल रहा था। अब इस वक्त लखनऊ में है, यही एक विवाद था। फिर मतलब उसके बाद आपके सर्जरी वगैरह हुआ? नहीं, सर्जरी अभी हमारी नहीं हुई, अच्छा, यहाँ से कोई हेल्प हमको नहीं मिली। मतलब बीवी का भी सर्जरी नहीं नहीं हुआ? नहीं, ना उनका हुआ ना हमारा, खाली इलाज कराया गया है अस्पताल में। उसके बाद डॉक्टर निकाल दिया तो हमने प्राइवेट दवाई कराई है करीब करीब 6-7 लाख की। 6 महीना तक का हमारा इलाज चला है बराबर। उसके बाद हमको गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिली, और ना यहाँ से। सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा काम है यहाँ पर, झाड़ू से लेकर पोछा, बर्तन, ऑर्डर लगाना, कैफ़े खोलना। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कोई नहीं आता, अकेले मैं चलाता हूँ 4 नंबर का। और आपको छोड़ के कोई और मेल सर्वाइवर है नहीं नहीं नहीं, खाली लड़कियां हैं बस। लखनऊ वगैरह में? लखनऊ में हैं, लखनऊ में एक आदमी है। और आगरा? आगरा में मैं नहीं बता सकते, अभी गए नहीं ना सर। अगर आप कॉल में नहीं कर सकते, आप पेपर में तो पेंटिंग कर ही सकते हो ना अभी भी। मैं अब उतना नहीं रह गया, अब आँख से हमको कम दिखाई पड़ता। ये हमारा पूरा ये यहाँ से जला है, तो ये बाल हैं तो दिखाई पड़ता नहीं, ये रुकना तो। इसकी वजह से हमको इस आँख से बिल्कुल मध्यम दिखाई पड़ता है। अब आप बैठे एकदम धूमिल दिखाई पड़ता है, जब चश्मा लगाते तो भले ही दिखाई पड़ता है। और ज़्यादा अगर महीन काम करो तो ये दर्द करने लगता है। अभी 1 महीना हमारा इलाज चला है, खोपड़ी में इतनी दर्द होती थी हम गिर जाते थे, तो इसलिए पेंटिंग का काम थोड़ा बंद कर दिया। ये महीन काम पड़ता है मानसिक स्थिति में फर्क पड़ा है ना ये होने के बाद? बहुत ज़्यादा। पहले कुछ दूसरा था, अब कुछ दूसरा हुआ। पहले वक्त क्या था? पहले बहुत खुश थे हम। आप अभी भी कितना खुश होकर बात कर रहे हो? बस आपकी मैं वो क्या किया जाए, रो तो सकते नहीं, मजबूरियाँ हैं। आसपास आपके लोग हैं वो आपको, मतलब जो भी बाकी लोग ऐसे बता वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते नहीं। वो सब अच्छे हैं। हाँ, दीदी वगैरह सब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, मगर फिर भी अनसुनी ज़रूर हो जाती है, मानसिक स्थिति, दिल में जो दुख है वो रह जाता है। वो रह जाता है। भाई जो सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं, वो सुविधाएं हम भी सर्वाइवर हैं, हमको भी मिलना चाहिए। तो आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत जितना कर पा रहे हो करते रहो। नहीं, मैं पेंटिंग के लिए थोड़ा गला बहुत ज़रूरी है। जैसे छत वगैरह है तो बिना ऊपर के दिक्कत पड़ती है। अब जैसे घोड़ी आप चढ़े हो, ऊपर देखा, अगर निगाह हो चुकी तो नीचे आ जाओ, तो गला से थोड़ा दिक्कत पड़ती, बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, ये दर्द भी होता है और ऊपर गला नहीं जाए, ये घूमता नहीं। और एक हाथ हमारा काम नहीं करता, सिर्फ एक ही हाथ के हम मालिक रह गए हैं। हमारा ये दाहिना काम करता है, ये नहीं कर, ये ऊपर नहीं जाता, ये यहाँ ज्वाइंट तक, इसका भी ऑपरेशन नहीं कराया गया। तुम क्या आशा करके यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। अब समझ लो, एक ऑपरेशन नहीं करा सके ये लोग, तो यहाँ पर किस उम्मीद से हम पड़े रहे। इसीलिए हमने सोचा कि अपना कर लो, चाहे कि एक होटल खोल लोगे तब भी सारा दिन में 500 रुपया तो आएगा ही सर। मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। और अटैक 2008 में हुआ था, और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था मेरे पर। रीज़न ये था, वो मुझे बचपन से ही मारना चाहती थी, उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और फिर मतलब बहुत टॉर्चर करती थी, मारना, पीटना, खाना नहीं देना। तो धीरे धीरे ऐसी जो दादी बाबा थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद फिर जब वो 2006 में वो एक्सपायर हो गए तो उनको लगा अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने प्यार से हमें अपने पास बुलाया। हम लोग बचपन से ही चाची चाचा के साथ रहते थे, और दादी बाबा जहाँ रहते थे उन्हीं के साथ में रहते थे। तब वो एक्सपायर हो गए तो उनको लगा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उन्होंने, वो मेरी स्टेप मदर जो थी वो गांव में रहती थी और हम लोग फरीदाबाद में रहते थे। तो एग्ज़ाम के बाद 8वीं मैंने पास किया। 8वीं के बाद 9th में एडमिशन लेने जा रही थी, तो उसी के बाद जो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो उसी दौरान मैं गाँव गई।
तो उसी बीच में कुछ समय के बाद उन्होंने सोते समय रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर आके टाइम दिया। अच्छा, उनका बस वही रीज़न क्या था? हाँ, रीज़न ये बस यही था कि जब वो शादी करके आई थी तो हम 2 बहन-भाई थे, उनकी खुद की भी एक बेटी थी। तो उनको लगता था कि सब कुछ इनको मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सब लोग हमें प्यार करते थे। तो उनको लगता था कि सब कुछ इनका हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने चाहा कि इनको बस मार देना है तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। यही सब था। फिर आपके एक्चुअल में लाइफ में ड्रीम्स क्या है? मतलब आपने क्या अचीव किया है? आपके ड्रीम्स क्या, आपको क्या करना पसंद है? वैसे तो मुझे स्टिचिंग वगैरह बहुत करना पसंद है, लेकिन हम 2 बहन-भाई हैं और बचपन से ही चाचा-चाची के पास पले बड़े हैं, तो अभी मेरे ऊपर सारा मैं खुद ही करती हूँ। अपनी ज़िम्मेदारी कैसे क्या करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है, मेरे भाई की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। यहाँ पे मैं सैलरी बेस्ड पे काम करती हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है उसी से ही मैं अपना खर्च चलाती हूँ। फिर उसके बाद आप स्टिचिंग का क्या करते अभी स्टिचिंग का नहीं करती हूँ क्योंकि अभी फुल टाइम मैं सिरोज़ में ही जॉब करती हूँ। यहाँ पे कैश काउंटर वगैरह जैसे रीच आउट हो गया या इवेंट्स वगैरह में जाना, तो ये सब और मेरे ऑपरेशन वगैरह भी कंटिन्यू चलते रहते हैं, वही सब। हो? आप ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मेरे ऑपरेशन भी चलते रहते हैं और अभी तक मेरे 22 ऑपरेशन हो गए हैं। हाँ, और डॉक्टर ने कितने बोला और अभी तो वो तो कुछ बताते नहीं हैं, उनके हिसाब से तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हें टाइम होना चाहिए, वो तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो उसमें तो लंबा टाइम लग जाता है। डॉक्टर भी नहीं बता पाएँगे कि कितना टाइम लगेगा, बट छोटे-छोटे ऑपरेशन होते हैं तो काफ़ी लंबे चले जाते हैं। अभी मतलब 2008 के बाद 1 डेढ़ साल तक तो ऑपरेशन नहीं हुए, उसके बाद से शायद 2010 से कंटिन्यू मेरे ऑपरेशन हो रहे हैं। फिर बीच में 2013 के बाद नहीं हुए थे, तो अभी मुझे नीड है तो फिर अभी मैं करा रही हूँ। अभी रिसेंटली में मेरे 4 से 6 ऑपरेशन हुए लगातार, हर 6 महीने में। मैं आपको एज अ पर्सन जानना चाहती थी कि आपके वैसे क्या, मतलब आपको स्टिचिंग करना पसंद वैसे तो है मुझे और हाँ, क्या-क्या डिज़ाइनिंग पसंद करना है? पसंद है और खाली बैठे मैं गाने सुन लेती हूँ। बाकी बहुत सारी लाइफ में एक होता है ना कि परेशानियाँ आती ही रहती है, तो मैं सच बताऊँ मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। अभी मैंने कुछ साल पहले 2022 में भाई की शादी करी थी, मेरे से छोटा है कहने को, उसकी शादी करी थी, तो वो जिससे शादी हुई थी वो लड़की भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। तो अभी सोचा था अच्छे के लिए, लेकिन वो भी ऐसे ही उसने भी केस कर दिया, तो अभी 6-7 महीने से लंबे समय से हर महीने तारीख, कोर्ट कचहरी ये सब चक्करों में पड़ी हुई हूँ। तो समझ नहीं आता कि जो अच्छा करने की कोशिश करती हूँ वो सब उलझता ही चला जाता है। तो अभी लाइफ में 2 साल से तो कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। सोचती कुछ और हूँ, बाकी लाइफ में अगर कुछ भी करने का मौका मिले तो अपना डिज़ाइनिंग का ही या स्टिचिंग का ही कुछ करूँगी। अभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे ही इन जनरल बोलना चाहूँगी, अभी तो ये टाइम चल रहा है, बट जब भी आपको मिलेगा ना, आप स्टिचिंग हाँ, वगैरह बिल्कुल। जो भी करने का मन जी। करता है ना, वो कभी मत जी, जी। छोड़ना। और फिर यहाँ पे भी कितने सारे लोग होंगे, उनके साथ भी आपको अच्छा लगता होगा आई फुल टाइम गेस। सिरोज़ में ही चला जाता है। सुबह उठते हैं, फिर ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस में अलग-अलग तरीके की ट्रेनिंग चलती रहती है। स्टिचिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, बेसिक इंग्लिश हो गई, फिर 4 से 10 यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ चला जाता है। तो बिज़ी शेड्यूल रहता है 24 घंटे बट और अच्छा लगता होगा ना? हाँ, अच्छा लगता है। फुल टाइम वही है मतलब एक होता है ना कि मैंने अटैक से पहले कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और फिर अटैक होने के बाद और चार दीवारी में बंद होकर रह गए, 24 घंटे फेस कवर करके रखना, लोगों के कमेंट सुनना, फिर 2008 के बाद सीधे 2013 में बाहर निकलना, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करना, इस सोसाइटी को एक्सेप्ट कराना कि मतलब मेरी गलती नहीं है, जिसने किया उसकी गलती है। तो ये सब कराते कराते खुद को इतना चेंज कर लिया और फिर लाइफ में कभी नहीं, मैंने हमारे घर में कभी लड़कियां किसी ने जॉब नहीं करी थी और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारे घर में क्या था कि पढ़ो लिखो शादी हो जाएगी और शायद मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तब मैं 13 से 14 साल के बीच में थी और अगर अटैक नहीं हुआ होता तो उसी दौरान मेरी शादी कर दी जाती और मैं अभी शादी के बाद वही आपको पता है कैसी लाइफ होती है तो वही होता। बट ये है कि मैंने अगर कुछ खोया है तो उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया भी है। आज मैं सर उठा के जी रही हूँ और हर हर प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया है। मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने टेडेक्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं। जब हैदर मूवी आई थी तो मैं शुरू में जब 2013 में हैदर मूवी आई थी तो उस समय ये कैंपेन शुरू ही हुआ था। तो एक भैया है अतुल, वो उसने उन्हें मुझे डिज़ाइनिंग सिखाई थी, वो मेरे साथ स्टिचिंग में मेरी हेल्प करते थे। तो उस दौरान मैंने 5 ड्रेस डिज़ाइन की थी और फिर हैदर मूवी के लिए मैंने प्रमोशन के लिए रैंप वॉक किया था। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। इतने सारे एक्टर से मिल चुकी हूँ तो
कभी कभी लगता है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, फिर कभी कभी लगता है कि इतना सब कुछ खोने के बाद कहते हैं ना कि चेहरा ही ये चेहरा हमारा एक ऐसी चीज़ है कि वही खूबसूरती को दर्शाता है। और फेस ही अगर चला जाए, अगर आजकल मैंने कभी ये सब सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अटैक से पहले मुझे कभी बुखार भी नहीं होता, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी, और अचानक से इतना सब कुछ देखने को मिल जाए। और मैं आए दिन देखती हूँ मेरे घर में मेरी छोटी छोटी बहन है, एक पिंपल हो जाता है तो उसके लिए परेशान हो जाती है। तो खुद को ये सब चीज़ों में ढालना, इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। अटैक के कुछ समय के बाद मैंने जब खुद को देखा था तो मैं कहीं ना कहीं अपनी चेहरे से डरने लगी थी, तो मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर 2013 में मैं छाव फाउंडेशन में जुड़ी। उससे पहले मैंने एसिड अटैक के बारे में नहीं जाना था। जब यहाँ मैं सबसे पहले आलोक भाई से मिली थी, तो उन्होंने सोचा था कि कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ काम करके उनको सेटल कर देंगे तो वो अपनी लाइफ में कुछ करेंगी। तो जब मेरी पहली बार मैंने देखा था कि ऐसी और बहुत लड़कियां हैं जिनके साथ ये अटैक हुआ है, और सेम दर्द उन्होंने भी झेला, और उसमें से कितनी लड़कियां हैं जिनको दिखाई तक नहीं देता, मैं तो दोनों आँखों से देख सकती हूँ। तो थोड़ी सोच वहाँ से बदली कि जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं। और फिर कहते हैं ना कि सपोर्ट करने वाला, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी को भेज ही देता, तो शायद उस समय आलोक भाई को भेजा, तो आज इतनी सारी 150 लड़कियों के साथ काम करते हैं। और ऐसा मौका मिला कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिसका नाम है हीरोज़ हैंग आउट। कहते हैं ना कि हमेशा लड़के हीरोज़ होते हैं, तो इसका नाम भी C+ हीरोज़ है कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। तो 2013 में मैं यहाँ जुड़ी, और 2014 में आगरा वाला कैफ़े 10 दिसंबर को उसकी ओपनिंग हुई थी। तो हमारे लिए सरप्राइज़ था, सिर्फ 5 लड़कियों से उसका स्टार्ट हुआ था। पहला वाला कौन हाँ, सा सबसे पहला आगरा में, फिर लखनऊ में, फिर अभी नोएडा में। तो वो ऐसा कैफ़े था कि हम लोगों को बोला गया था आज से तुम्हें यहाँ पे काम करना है, एज अ लीड भी तुम्हें ही करना है, सर्विस भी तुम्हें ही करनी है, अकाउंट भी तुम्हें ही देखना है, कैश काउंटर, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर था। और सिर्फ 5 सर्वाइवर थी, और फिर लोगों के साथ बात करनी, खुद को उसके सामने लाना, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है ना, वो कब हम लोगों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। और जब आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ था, तो वहाँ पे जब गेस्ट आते थे ना, तो वो लोग अजीब तरीके से देखते थे कि जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। और कुछ कपल्स भी आते थे, क्योंकि आगरा तो प्यार की निशानी, वहाँ पे ताजमहल वगैरह सब कुछ, और कैफ़े भी आसपास ही था। तो जब भी वहाँ पे कपल्स आ गए या कुछ ऐसे आ गए, तो वो लोग बोलते थे कि इनके तो चेहरे जले हुए हैं, इनको देख के तो डर लगता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे हमें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो पर लगा 1 से 1.5 साल लगा। आज वही कैफ़े, आज वो कैफ़े कुछ समय के बाद ना सब कैफ़े को लीड करता था, सबसे ज़्यादा उसकी इनकम होती थी। और वो कैफ़े हमारा पे एज यू विश पे चलता है, अभी भी। स्टार्ट भी हमने पे एज यू विश पे किया था, और अभी भी पे एज यू विश पे चलता है। और उस समय से लेके अभी के समय पे देखा जाए, वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर विजिट करता है, ठीक है। और अचानक ही वहाँ पे 2016 के आसपास अखिलेश यादव ने भी अचानक से विजिट किया, तभी हमारा लखनऊ वाला कैफ़े ओपन हुआ। उन्होंने खुद ही आगे से बढ़ के ऑफ़र दिया था कि आप लखनऊ में भी ओपन करो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लगता है कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, जो हो गया उसको पीछे छोड़ो, शायद ये किस्मत में लिखा था, लेकिन उससे बेहतर भी कर सकते हैं। जिन्होंने ये किया था उन्होंने यही सोचा था कि एक 4 दीवारी में रहेगी, फेस कवर करके रहेगी, कोई से शादी नहीं करेगा, घुट घुट के मर जाएगी, आसपास कोई नहीं। लेकिन उसके लिए उल्टा है ये, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की आजकल शादी भी हो रही है। जो अटैकर है वो यही सोच कर करता है, और मेन टारगेट फेस को ही करता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए जवाबी है। मेरी स्टेप मदर ने, की भी शादी हुई ना? हाँ, तो बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई है। मेरी स्टेप मदर ने ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, बाहर नहीं निकलूंगी, बाहर की दुनिया नहीं देखूंगी, लेकिन उनको अपनी गलती पे एहसास नहीं है। लेकिन कभी भी वो मुझे न्यूज़ में देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब मेरे वजह से वो जेल भी होकर आई 2 साल। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रति उनके मन में गुस्सा है कि उसके वजह से मेरे को इतना सब कुछ। की आपसे? नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मिली। लास्ट 2010 में मिली थी, आज तक मैंने उनको ना ही देखा और ना ही मेरी कभी बात होती है। तो उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है, एक तरह से तमाचा ही है कि उन्होंने सोच के कुछ और किया था और हो कुछ और रहा है। आज दुनिया हमें जानते, शायद उस रूपा को कोई नहीं जानता था, और इस रूपा को लाखों लोग जानते हैं। आप तो बहुत सीरियसली बोलते हो, लेकिन जब आप हंसते हो ना तो कितने प्यारे लगते हो। मेरे ना वो Seriously एक होता है ना कि मतलब बातें हम लोग करते तो है कि ठीक है, अपने बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा उसी जगह पे जाना, सब चीज़ें ब्रीफ करना, उसी दुनिया में जाना जिस दुनिया से बाहर निकल के आए, जो चीज़ झेली है, जो चीज़ सहन की है, तो वहाँ पे दोबारा जाना कभी कभी होता ना कि जब मन नहीं होता ना बात करने का, तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार, बट पता भी होना चाहिए ना लोगों को। जितना हम बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो आपको पता चल एक चेन बनेगी, लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ एसिड अटैक होते हैं।
तो आगे चल के हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमारे किसी घर वाले के साथ थोड़ी ना हो रहा तो साइड से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ के किसी की मदद करेंगे तो आगे चल के कोई हमारी भी मदद करेगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस थे, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली सुनना चाहती हूँ। नहीं, हमें तो खुशी होती है, हम जितना चाहते हैं ना कि अच्छी बात है, लोगों को पता चले, अवेयर होए लोग, क्योंकि जब हमारे ऊपर अटैक होता हमें भी नहीं पता था कि क्या है, कैसे क्या है, हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन अब तो ये है कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था उस समय पे, लेकिन अभी कहीं भी ऐसे अटैक होते हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले हम लोग होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, और वो तो हम और आप ही मिलकर कर पाएंगे। हाँ, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पर कभी इस इंसिडेंट के वजह से आपको मतलब ऑपोजिट सेक्स जो भी मेल वगैरह होते हैं उनकी तरफ एक घृणा क्रिएट हो गया था क्या, कि वो नहीं, नॉर्मल हो गया? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, या फिर क्योंकि मतलब पहले बट फिर ये जो लोगों की तरफ, ये तो आपका इंसिडेंट आपकी सास ने किया था, लोगों की तरफ को ये गुस्सा क्रिएट हो गया था? मुझे हाँ लगता था कि शायद सभी लोग ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, और जब अटैक हुआ था मैं 13 से 14 साल के आसपास की थी, तो घर ही घर में रहती थी, स्कूल में जाना, घर में रहना, बस इसके अलावा कोई दुनिया नहीं थी। फिर अटैक हो गया, फिर घर में बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे घर वालों की गलती है, उन्हीं की वजह से ये हुआ है, जिसने मेरे साथ किया उसकी गलती है, शायद मैं ही कहीं ना कहीं इसकी गुनहगार हूँ कि जब मेरे साथ वो टॉर्चर करती थी तो मुझे उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, जो हम उन चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको दबा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अपने फैमिली वालों को बताना चाहिए। चलो मेरा केस तो दूसरा है कि मेरी सौतेली मम्मी ने डाला था, लेकिन जो लड़के हैं वन साइड लव की वजह से एसिड डाल देते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी। तो बट ये सोच को बदलना है कि भाई लड़की तुम्हारी जागीर नहीं होती, उसके भी खुद के कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम होते हैं, तो उसकी भी खुद की कुछ लाइफ है, तो उसको भी पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी परवरिश है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें यही परवरिश देते हैं कि तू लड़का है, तुझे कुछ भी, सब चीज़ों की छूट है, तो कुछ भी कर सकता है। और लड़की को बोला जाता है कि तुम घर में पढ़ाई लिखाई करो और घर के काम सीखो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें पराया घर संभालना है। पता है, कभी नहीं लगा कि किसी की, अगर आपके साथ हुआ, किसी के साथ किसी की गलती नहीं तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आए दिन रोड पे आप, अब तो नॉर्मल हो गया है, घर में लड़ाई झगड़े में हो गया, बाहर चलते किसी के साथ भी दोस्त के लड़ाई झगड़े में डालते तो आम हो गया है। ये नहीं है कि पहले तो चलो ये था कि वन साइड लव की वजह से डाल दिया, अब तो ये आम हो गया है, लोग किसी की वजह से भी डाल देते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में, दोस्त में लड़ाई झगड़े में, कुछ भी। जिसको क्राइम करना होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि एसिड ही फेंकना है या चाकू ही मारना है या रेप ही करना है, जिसको जो करना है वो करता ही है फिर। का कोई मतलब मैसेज है लोगों के लिए कि जो स्ट्रेंथ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो कोई भी सिचुएशन होती है? मैं तो बस यही कहूँगी कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपनी सोच को बदले और आगे बढ़े, आगे बढ़ के दूसरे की मदद करें, शायद आपकी मदद की वजह से किसी की हेल्प हो पाए, जो क्राइम होना होगा वो उससे बच जाए, क्योंकि जब तक हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी मदद नहीं करेगा। और लड़कियों के लिए भी यही मैसेज है कि कभी हार ना माने, अपने सपने पूरे करें और अपने हक के लिए लड़ना सीखें, क्योंकि हमें पूरा हक है अपनी लाइफ में जीने का और आगे बढ़ने का, तो अपने हक के लिए लड़ें, आगे बढ़े, अपने कभी भी अगर कोई भी कुछ भी बात हो तो आगे बढ़ के अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। मैंने जनरली पूछा। नहीं, मैं सच में ही खुश हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी दुख उसी को देता है जिसमें झेलने की हिम्मत हो, तो यही सोच लेते हैं ठीक है आगे चल के कुछ अच्छा होगा, अच्छा भी होता है, लेकिन ये तो चलता रहता है, आम जीवन है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेके कुछ मतलब एक्शन लिया है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है ऐसे अटैक सर्वाइवर्स के लिए, या फिर समथिंग चेंज? लॉस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सही मायने में मुझे दिखते नहीं हैं। ठीक है, आपने गवर्नमेंट ने 1% कोटा लगाया है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। जो लड़की नहीं देख पाती है वो किस तरीके से कोटे का लाभ उठा सकती है। जो महिला 50 साल की है वो कैसे कब पढ़ाई पूरी करेगी, कब अपना उस चीज़ का लाभ उठाएगी, तो इस तरीके से हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन फास्ट ट्रैक आज तक किसी भी उसमें नहीं आया है केस में, और सालों साल लग जाते हैं केस के लिए।
गवर्नमेंट ने तो कुछ ऐसे सेंटर भी नहीं बनाए हैं कि मतलब लड़की को कि कहीं भी ऐसा अटैक होता है तो लड़की आके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती है। शायद अगर आज छाव फाउंडेशन जैसे एनजीओ ना होते तो शायद हम जैसी लड़कियाँ पता नहीं किसी कोने में होती है या होती भी नहीं होती, ये भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रॉमा होता है ना वो शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। किस तरीके से सोसाइटी कमेंट्स करती है, किस तरीके से रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, किस तरीके से स्कूल से नाम काट देते हैं, किस तरीके से फ्रेंड्स साथ छोड़ देते हैं। तो मतलब बहुत से ऐसे ट्रॉमा होते हैं कि जो रह के लड़की को दिया जाता है और कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स दिमाग में आते हैं और सुसाइड करने की सोच लेते हैं। मतलब छाव फाउंडेशन जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे एनजीओ हैं जो हम जैसे लड़कियों की ज़िंदगी बना देते हैं और हम लोगों को जॉब देते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जो हम लोग फिर ऐसी चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। छाव फाउंडेशन है, कैसे मतलब एसोसिएट कैसे मतलब उन्होंने लोगों आपको communicate किया, कैसे आप survive हुए, बता सकते हैं? कैसे सर्वाइवर्स तक पहुँचते हैं? हाँ, हम लोगों का रीच आउट टीम है। कहीं भी ऐसा अटैक होता है तो आजकल तो गूगल अलर्ट लगाते हैं, तो कहीं भी अटैक होता है तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बाकी सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया में कोई भी खबर इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया तक आती ही है, तो हम लोग उसके थ्रू पहुंच जाते हैं वहाँ। फिर उस सर्वाइवर्स को वहाँ से निकाल के लाते हैं और जो भी हमारे बेस्ट हॉस्पिटल हैं सबसे पहले हम उनको मेडिकल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगे हैं जो कि एक लोअर क्लास की लड़की के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है और वो नहीं अफोर्ड कर पाती है। तो हम लोग लेके आते हैं और उसके बाद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, और एक सर्जरी 2.5 से 3 लाख की होती है। तो इस तरीके से जो कि एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, और एक सर्जरी नहीं होती है, 20-20, 25-25 सर्जरी ऐसे होती है। तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद जो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है उसकी पढ़ाई कराते हैं। प्लस हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे हम लड़की को रखते हैं, पूरी तरीके से उसको रिहैबिलिटेट करते हैं, और उसके बाद उसका जो भी मतलब ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद अगर वो छाव फाउंडेशन में जॉब करना चाहती है तो छाव फाउंडेशन में कराती है, अदरवाइज़ वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। और जो प्लास्टिक आपका कितना प्लास्टिक सर्जरी हुआ है? अभी मेरा 4 सर्जरी हो चुका है और सब छाव फाउंडेशन की वजह से ही हुआ। छाव फाउंडेशन ने मेरा सर्जरी करा है और मेरा मतलब हर तरीके से छाव फाउंडेशन खर्चा उतारती है। हर एक सर्वाइवर्स का छाव फाउंडेशन मेडिकल से लेके और रहने से लेके खाने से लेके सब खर्चा उठाती है। सब चीज़ का ध्यान रखती है। और इन जनरल कितना सर्जरी लगता है लोगों का? कोई मतलब ऐसे वो नहीं है कि हाँ लिमिट नहीं है कि हाँ इतनी होनी है। आप कितनी भी सर्जरी कराओ फिर भी पहले जैसा फेस तो होगा नहीं। तो किसी सर्वाइवर्स की 15 सर्जरी हो चुकी हैं, जो आप रूपा जी से भी बात करके आई होंगी, उनके 15 सर्जरी हो चुकी हैं, फिर भी आपको इतना नहीं लगता होगा क्योंकि छोटी छोटी सर्जरी होती हैं और उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हील होने में भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं, तो और बार बार एनेस्थेसिया लगते हैं तो उससे शरीर भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस तरीके से टाइम लगता है, पर 20-25 ऐसी सर्जरी होती है। आपकी भी वो सर्जरी हुई? मेरी बहुत सारी सर्जरी होनी है अभी, आइज़ की, लिप्स की, नोज़ की, तो बहुत सारी सर्जरी होनी है अभी तो। आप कोई मैसेज पास करना चाहेंगे लोगों को इन जनरल, या फिर कुछ बोलना चाहेंगे कि जो लोग मतलब किसी भी रीज़न की वजह से मतलब अपना विल खो देते हैं या फिर मेंटली डाउन फील करते हैं, और जो इससे सर्वाइवर्स वगैरह हैं उनके लिए कुछ मैसेज पास करना? जी मैं हर एक सोसाइटी के बंदों को, लड़की हो चाहे लड़का हो, महिला हो चाहे आदमी हो, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक हम पे होता है कोई भी हमला, जब तक हम सहते हैं तब तक ही हम पे होता है। जिस दिन हम सहना बंद कर देंगे उस दिन हम पे ही अत्याचार होना भी बंद हो जाएगा। और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप दब के मत रहिए, घर में कैद होके मत रहिए, आप घर से बाहर निकलिए। और जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो आपको लाखों लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें एक सपोर्ट हमारा भी होगा। और आप निकलिए और आप जो आपके साथ कोई हादसा हुआ है आप खुल के सामने आइए और उस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि जो लड़की है और किसी के साथ ये हादसा ना हो और वो आपको देख के इंस्पायर हो सके और अपनी आवाज़ उठा सके। तो इस तरीके से आप सामने आइए और अपनी लाइफ में फ़ाइट कीजिए। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो सभी लोग मतलब कहीं भी ऐसे अटैक होता है तो आप उसको मतलब
सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि उसका मजाक उड़ा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एसिड के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आज मैं हूँ, कल कोई और लड़की हो सकती है। तो आज एक अंशु तो विक्टिम बन गई है, आपको किसी और अंशु को विक्टिम नहीं बनने देना है, तो आपको सामने आना ही होगा।